नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फैजाबाद में सोनिया गांधी ने विपक्ष पर साधा निशाना, तो हिमाचल में राहुल गांधी का दावा, हर तबके का विकास करती है कांग्रेस। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर लगाया सीमांध्र की अनदेखी का आरोप। चिदंबरम ने कहा, चुनाव आयोग से माफी मांगे मोदी। वाराणसी में आम आदमी पार्टी को जेडीयू का समर्थन। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने दी मंजूरी। नीतीश कुमार की सहमति का इंतजार। चुनावी फंडिंग से जुड़े बयान पर प्रकाश सिंह बादल को चुनाव आयोग का नोटिस। मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर बेनी प्रसाद वर्मा को प्रतिबंध की चेतावनी। लोकसभा चुनाव के 8वें दौर के लिए सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। तो उधर आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सीमांध्र इलाके के विकास को न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रैली को संबोधित किया। सोनिया गांधी ने लोगों से पार्टी प्रत्याशी निर्मल खत्री को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने बीजेपी की तीखी आलोचना की। कांग्रेस पार्टी देश को एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहती जिसमें आर्थिक विकास और तेजी से हो, सभी का हो, खासकर कमजोर वर्ग का हो, जिसमें सत्ता सिर्फ कुछ चंद लोगों की ना हो, बल्कि जिस पर सबका बराबर अधिकार रहे। तो सीमांध्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 रैलियां की। इस दौरान मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने स्थानीय लोगों को भरोसे में लिए बगैर ही आंध्र के विभाजन का फैसला कर लिया। नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता से वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर सीमांध्र का बेहतर विकास किया जाएगा। यहाँ के नौजवान बुद्धिमान है, उनके लिए आज जितने इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में नामांकित है, आने वाले दिनों में सीमांध्र में भी IIM हो, IIT हो, एम्स जैसे हॉस्पिटल हो, दुनिया की उत्तम से उत्तम संस्थाएं ये मेरे सीमांध्र में होगी। आंध्र प्रदेश में 7 मई को सीमांध्र क्षेत्र की 25 लोकसभा सीटों और 175 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य में बीजेपी और टीडीपी के बीच गठबंधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला एक कड़ी चुनावी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। मुकाबला है तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस के बीच। संभावना है कि विभाजन के बाद यह जिला एक बार फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी की भूमिका निभाए। कुर्नूल के राजनीतिक और चुनावी समर पर हमारे संवाददाता राजकमल की रिपोर्ट। कोंडा रेड्डी की विरासत कुर्नूल, जिसे उन्होंने रायलसीमा जैसे सूखाग्रस्त इलाके में बसाया था। जब आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग किया गया था, तब कुछ समय के लिए कुर्नूल आंध्र की राजधानी बना था। राजधानी बनने के बावजूद नेताओं ने यहाँ के लिए कुछ खास नहीं किया। इस बार कुर्नूल में टीडीपी और YSR कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। राज्य के बंटवारे ने यहाँ की राजनीति में खासा बदलाव लाया है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने विभाजन का विरोध किया था, उन्होंने टीडीपी का हाथ थाम लिया है। कुर्नूल से इस बार पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री और अब टीडीपी के नेता GT वेंकट उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने अपना जनाधिकार खो दिया है। Congress is going to give the Telangana. We are not going to continue in the Congress party. Decided to go to the TDP. We don't have choice. He is an experienced leader. Chandrababu Naidu is an experienced leader. So we have shifted to the Telugu Desam party. मुकाबला केवल टीडीपी और YSR कांग्रेस के बीच ही नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी की जय समय के आंध्र पार्टी भी विधानसभा में कड़ी चुनौती पेश कर रही है। पार्टी को अब भी संयुक्त आंध्र की आस है। हम लोग पहले से भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के इसी लड़े। हमारे किरण कुमार रेड्डी साहब इसलिए इस्तीफा भी दे के है, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के वास्ते इस्तीफा दे के है। कुर्नूल में उद्योग का न होना सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा पानी की कमी से भी ये इलाका ग्रस्त है। कुर्नूल का क्षेत्रफल बड़ा होने से प्रशासन भी एक मुद्दा बन गया है। यहाँ की बरसों पुरानी मांग है कि जिले को 2 प्रशासनिक संभागों में बांट दिया जाए। The very long pending demand of Nandyal people is to bifurcate Nandyal from Kurnool as a district. Nandyal district we want because there is so many, I think there is so many peripherals, villages are there around in and around the Nandyal. कुर्नूल जिले की 6% आबादी मुस्लिम है। इसमें अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। उनकी मांग स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मुहैया कराने की है।
यूनाइटेड आंध्रा इसलिए चाह रहे जहाँ पे यहाँ पे जो भी आवाम है, जो एजुकेशन के बच्चे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे डिग्री तक या इंटरमीडिएट तक पढ़ के हैदराबाद जाके शहर में जो भी कॉलेजेस आपको हैदराबाद में एजुकेशन स्ट्रांग मिलने वाला है यंग यूथ के लिए। कुरनूल में 2 लोकसभा सीटें और 14 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ 7 मई को चुनाव होना है। चुनाव के बाद लोगों की चाहत है कि कुरनूल एक बार फिर राजधानी का दर्जा पा जाए। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। एक तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में रैलियों को संबोधित किया, तो दूसरी तरफ अमेठी में उनके प्रचार की बागडोर प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार की कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बिलासपुर में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने समाज के हर तबके की तरक्की को कांग्रेस की प्राथमिकता कहा। एक विचारधारा कहती है कि प्रगति होगी, हिंदुस्तान आगे जाएगा, तो इस प्रगति में हर गरीब व्यक्ति को शामिल करना है, महिलाओं को शामिल करना है, गरीबों को शामिल करना है, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। एक तरफ जहां कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए राहुल गांधी जगह जगह जाकर रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं उनके निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में प्रियंका गांधी प्रचार की कमान संभाल रही हैं। कभी महिलाओं की चौपाल तो कभी छोटी छोटी जनसभाओं के जरिए प्रियंका राहुल के लिए वोट मांग रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी विकास के लिए सोच और दूरदृष्टि के लिहाज से राहुल गांधी और अपने पिता राजीव गांधी के नजरिए में समानता की बात भी कहती हैं। राहुल जी का भी नजरिया राजीव जी के नजरिए की तरह है। वो 10-15 साल आगे की बात सोचते हैं। उन्होंने जब देखा कि अमेठी क्षेत्र में दूध बाहर से आता है, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से दूध देश भर में जाना चाहिए। 8वें और 9वें दौर में 7 मई और 12 मई को वोटिंग होनी है। अमेठी में 7 मई को मतदान होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष को बीजेपी की स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास से चुनौती मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं सुल्तानपुर में बहुकोणीय मुकाबले के आसार हैं। बीजेपी के वरुण गांधी के मुकाबले कांग्रेस ने अमिता सिंह को उम्मीदवार बनाया है। यहां से बीएसपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस की अमिता सिंह मानती हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना ही इस चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती है। अमिता सिंह से राज्यसभा टीवी संवाददाता मोहम्मद फतेह टीपू ने खास बात की। हमारे साथ है कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह साहिबा। आइए इनसे हम जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ में सुल्तानपुर के चुनावी क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रही हैं। मैम, क्या मुद्दे हैं आपके? प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए यहाँ पर सौहार्द बना करके सेक्युलर लाइन पे हम लोगों को आगे ले चल सकें, यहाँ पर रोज़गार, कुटीर उद्योगों से लोगों को जोड़ें और सुल्तानपुर को देश की मुख्य विकास धारा से जोड़ने के लिए हम जो है अपने मुद्दे बनाए हैं। मैम, सुल्तानपुर में आप किस पार्टी को अपने लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मान रही हैं? देखिए, ये संपूर्ण चुनाव ही चुनौती है देश भर के लिए। हम अपना क्या माने, आज पूरे देश में ये चुनाव नहीं रह गया, ये चुनौती रह गई है। आज प्रैक्टिकली आधा देश लड़ रहा है सिर्फ इस बात पर कि यहाँ पर सांप्रदायिकता जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोक करके यहाँ पर विकासशील सोच लाए, प्रगति की बातें हो और सेक्युलर पॉलिटिक्स को स्थापित करने के लिए आज ये लड़ाई चल रही है। मैम, आपको लगता है कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें विकास के नाम के अलावा आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो काफ़ी हद तक, मतलब ज़बानी जंग की जो अगर हम बात करेंगे तो वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। क्या नज़रिया है इस पर आपका? मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात तो है नहीं किसी भी पार्टी के लिए, और व्यक्तिगत आरोपों से जनता का कल्याण होने वाला नहीं है। जनता का कल्याण व्यक्तिगत आरोपों से नहीं होने वाला है। महारानी अमिता सिंह साहिबा का साफ मानना है कि हम सुल्तानपुर के साथ साथ अमेठी, रायबरेली हम चुनाव जीतेंगे और पूरे जोशो खरोश के साथ में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी, सुल्तानपुर। और लोकतंत्र में अहम खबरें जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
लोकतंत्र में कुछ और अहम खबरें। जेडीयू ने वाराणसी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की बात कही है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने दावा किया है कि इसके लिए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की मंजूरी मिल चुकी है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति का इंतजार है। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी भी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने स्थानीय विधायक अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। वाराणसी में 12 मई को मतदान होगा। जदयू ने तय किया है कि हम श्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे। जदयू ने तय किया है हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे। जदयू ने अपने दोनों शीर्षस्थ नेताओं को वहां के चुनाव में आने के लिए निमंत्रण दिया है और इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी सहमति है। आम आदमी पार्टी ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र के लिए बनारस संकल्प पत्र के नाम से अलग घोषणा पत्र जारी किया। इसमें वाराणसी को सर्वधर्म पवित्र नगरी का दर्जा देने का वादा किया गया है। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और शहर में सीवर की व्यवस्था को ठीक करने का भरोसा दिलाया गया है। सड़कों की हालत में सुधार, बिजली की ज्यादा बेहतर सप्लाई, पानी की पहुंच को बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर दिया गया है। वाराणसी में दूर दराज से आने वाले छात्रों को सुरक्षा मुहैया कराने और शहर को अपराध मुक्त बनाने की बात भी कही गई है। बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के उपाय भी सुझाए गए हैं। साथ ही मछुआरों और मल्लाहों की समस्याओं को भी दूर करने का वादा किया गया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में इस बार बहुकोणीय मुकाबले के आसार हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच ही है, लेकिन बीजेपी कुछ सीटों पर मजबूत लड़ाई लड़ रही है। राज्यसभा टीवी संवाददाता श्याम सुंदर ने कोलकाता के मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की। इस वक्त हम कोलकाता के मशहूर शिपिंग घाट पर हैं, जहां से हजारों लोग फेरी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाते हैं। उनमें से कुछ यात्री इस वक्त यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो विकास की बात कर रहे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो कहती हैं कि दिल्ली में परिवर्तन चाहिए पश्चिम बंगाल की तरक्की के लिए। कौन से नेता की बात पर आपको ज्यादा भरोसा होता है? जी, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जैसे हम देख रहे हैं कि जो सब हालात हो रहे हैं यहाँ पे स्टेट में, देश में, तो हमको लगता है, मेरी तरफ से मेरा विचार है कि मोदी जी ठीक कर रहे हैं। और आप बताइए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार ये कॉल दे रही हैं कि दिल्ली चलो, दिल्ली में परिवर्तन की जरूरत है, पश्चिम बंगाल में अगर बदलाव लाना है। क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं? सहमत है, लेकिन पहले तो 2-3 बार दिल्ली में गए थे, तो अभी भी मौत है, अगर ज्यादा सीट मिलेगा तो दिल्ली में जाके कोई पश्चिम बंगाल का उन्नत कर सके। आप बताइए कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक मजबूत सरकार की जरूरत है केंद्र में, तृणमूल कांग्रेस और वाम पार्टियां कह रही हैं कि वहां पर एक सेकुलर सरकार की जरूरत है। किसकी बात में आपको ज्यादा दम लगता है? पर्टिकुलर अगर कोई एक पार्टी आए तो उसमें ही तो सरकार मजबूत बन सकता है, ये मेरा दावा है कि अगर जनता जिसके साथ हो और मेजोरिटी सीट जिसके पास हो वही सरकार बनाएगा और उससे बनाए हुए सरकार ही मजबूत होगा। आप बताइए कि क्या पश्चिम बंगाल में जिस परिवर्तन की बात ममता बनर्जी ने की थी वो परिवर्तन आया है? हाँ, आया तो जरूर, परिवर्तन तो आया ही है, मगर अभी तो सरकार चल रहा है तो ठीक से ही चल रहा है। यहाँ पर लोग ये मानते हैं कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कई तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो शारदा चिटफंड स्कैम की बात हो, चाहे वो फिर जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए उनकी बात हो, लेकिन अभी भी वो ये मानते हैं कि ममता बनर्जी ने जो वायदा किया था वो उस पर काम कर रही हैं, वो उस पर अभी भी भरोसा करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे नौजवान खासतौर पर ऐसे हैं जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं स्थायी सरकार, मजबूत सरकार और विकास की, वो भी बड़ा अहम रोल इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में प्ले करेगा। कैमरामैन प्रशांतों के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, शिपिंग घाट, कोलकाता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि गलती करते हुए पकड़े जाने पर नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग से माफी मांग लेनी चाहिए। चिदम्बरम ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब कोई गलती करते पकड़ा जाता है तो उसे सम्मानपूर्वक माफीनामा भेज देना चाहिए। वित्त मंत्री ने नरेंद्र मोदी के राजनीतिक साजिश के आरोप को खारिज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुजरात प्रशासन की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना राजनीतिक साजिश है। नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गांधीनगर में मतदान करने के बाद
पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता और केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा को आपत्तिजनक बयान के लिए चेतावनी दी है। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ 20 अप्रैल को कानपुर में एक बयान दिया था। उस बयान को आयोग ने निंदनीय माना है। चुनाव आयोग ने 24 अप्रैल को वर्मा को नोटिस जारी किया था। आयोग ने बेनी प्रसाद वर्मा के जवाब से नाखुशी जताई है और भविष्य में ऐसे बयान न देने के लिए कहा है। आयोग ने दूसरी बार बेनी प्रसाद वर्मा को बयानबाजी का दोषी पाया है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी है। निर्वाचन आयोग के ताज़ा निर्देश के मुताबिक अगर अब उल्लंघन होता है तो बेनी प्रसाद वर्मा को चुनाव प्रचार करने से रोका जा सकता है। चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रकाश सिंह बादल ने बयान दिया था कि चुनाव में खर्च तो करोड़ों रुपए किए जाते हैं, लेकिन जानकारी बहुत कम पैसों की दी जाती है। बादल ने लोगों से अपील करके कहा था कि वो प्रचार के लिए गुप्त रूप से धन दें। आयोग ने बादल के बयान को आचार संहिता उल्लंघन मानते हुए सफाई देने के लिए कहा है। बादल ने बयान 12 अप्रैल को जालंधर में दिया था। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की निंदा की है। आयोग ने कहा कि उनका बयान बेहद भड़काऊ था। चुनाव आयोग ने गिरिराज सिंह के जवाब और भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद ये बयान जारी किया। आयोग ने कहा कि उनका भाषण धार्मिक और भाषाई समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाला था। चुनाव आयोग ने 18 अप्रैल को गिरिराज को कारण बताओ नोटिस जारी करके उनके प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। गिरिराज सिंह ने झारखंड और बिहार में प्रचार के दौरान गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। गिरिराज सिंह नवादा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जहां पहले चरण में वोट डाले जा चुके हैं। चुनाव अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में 4.5 करोड़ की नकद राशि और शराब जब्त की है। ये राशि चुनाव छापे के दौरान बरामद हुई है। जिले में छापा लगातार जारी है और पुलिस दल कई चेकपोस्ट पर चेकिंग में लगी हुई है। जिला प्रशासन ने लोगों से पहचान पत्र के साथ निकलने का निर्देश दिया है। जिले के 3 संसदीय क्षेत्र अमलापुरम, राजामुंद्री और काकीनाडा और 19 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के लिए 4000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 7 मई को यहां मतदान होना है। आप बने रहिए हमारे साथ। लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हिमाचल प्रदेश की, जहां की 4 लोकसभा सीटों हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला में 7 मई को मतदान होगा। इस पहाड़ी राज्य में सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर फिर से मैदान में हैं, तो कांगड़ा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार कांग्रेस के चंदर कुमार को चुनौती दे रहे हैं। मंडी लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि शिमला लोकसभा सीट के लिए बीजेपी से वीरेंद्र कश्यप और कांग्रेस के मोहनलाल बरागटा आमने सामने हैं। हिमाचल में 48 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां बीजेपी के अजय निषाद, कांग्रेस के अखिलेश सिंह और जेडीयू के विजेंद्र चौधरी के बीच टक्कर है। इस सीट की खासियत यह भी है कि यहां जातिगत समीकरण काफी हद तक हार और जीत तय करते हैं। उत्तरी बिहार का केंद्र मुजफ्फरपुर, ये शहर लीची की मिठास और खुदीराम बोस की वीरता के लिए जाना जाता है। मुजफ्फरपुर में शिक्षा का विकास तो हुआ है, लेकिन अब भी कई मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पीने का पानी, जल भराव जैसी समस्याओं से ये शहर जूझ रहा है। यहाँ के युवकों की मांग है कि पुराने उद्योगों का जीर्णोद्धार हो और नए उद्योग लगें, जिससे उन्हें रोजगार मिले। बीजेपी विकास के इसी मुद्दे पर चुनाव मैदान में है। बिहार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर एम्स के समान यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ लोग को इलाज के लिए सीधा दिल्ली जाना पड़ता है। मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के मतदाताओं से उभरने वाला समीकरण काफी मायने रखता है, जो कांग्रेस का पलड़ा भारी कर सकता है। पहली प्राथमिकता होगी सड़क की जो स्थिति है। नरक निगम बन गया है, नगर निगम यहाँ का। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, शहर में मच्छर का केवल भरमार है, लोगों का जीना बेहाल है। इन सब चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, शिक्षण संस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। मुजफ्फरपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 25,09,000 से ज्यादा है। इनमें 13,53,000 के करीब पुरुष और 11,56,000 के करीब महिला मतदाता हैं।
इस लोकसभा क्षेत्र में 11 विधानसभा सीटें आती हैं। इस संसदीय सीट से फिलहाल जेडीयू के कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद सांसद हैं, लेकिन इस बार चुनाव में सभी चेहरे नए हैं, जिसके चलते उन पर वादा खिलाफी का आरोप तो नहीं लगेगा। हालांकि उनके ऊपर मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव कहीं ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार का सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र कृषि प्रधान इलाका है, लेकिन बाढ़ और सूखे की आंख मिचौली से यहाँ के लोग परेशान रहते हैं। सीतामढ़ी से बीजेपी गठबंधन के तहत वहां के उम्मीदवार रामकुमार शर्मा के सामने आरजेडी के सीताराम यादव और जेडीयू के अर्जुन राय की चुनौती है। यहाँ रोजगार, सड़क, बिजली, सिंचाई और शिक्षा मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। यह है उत्तरी बिहार का सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र। बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो यहाँ के कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली के खंभे तो हैं, लेकिन बिजली का अता पता नहीं। सड़कों का हाल बेहाल है। नानपुर, बोखरा, बाजपट्टी प्रखंड में कई पुल पुलिया पूरे होने की आस में हैं। कभी बागमती नदी सीतामढ़ी के लिए बाढ़ के रूप में कहर लाती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि पानी के अभाव में कई हेक्टेयर जमीन बंजर होने की कगार पर है। मौजूदा सांसद और जेडीयू उम्मीदवार अर्जुन राय अपने विकास कार्यों का हवाला देकर वोट मांग रहे हैं। रोड, पुल, पुलिया, हॉस्पिटल हर क्षेत्र में काम हुआ है। बिजली के क्षेत्र में भी तेजी से सुधार हो रहे हैं। हम समझते हैं सीतामढ़ी का विकास सबसे अगली पंक्ति में है और आने वाला समय में सीतामढ़ी का विकास अनुकरणीय रहेगा। सीतामढ़ी निर्वाचन क्षेत्र में 15 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इस सीट पर अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। रोजगार की कमी और शिक्षा का बुरा हाल सीतामढ़ी के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा है। बिना गए हुए आम जनता वोट देने के लिए आकुल है, व्याकुल है। इसलिए पूरे राज्य में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सारी सीटों 40 पर जीत होगी। सीतामढ़ी में 7 मई को मतदान होगा। यहां से 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2009 में यहां से जेडीयू के अर्जुन राय ने आरजेडी के सीताराम यादव को हराकर जीत दर्ज की थी। सीताराम यादव सीतामढ़ी से 2 बार सांसद रह चुके हैं और चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। रालोसपा उम्मीदवार रामकुमार शर्मा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।